Hi, welcome to all of you guys. So this is our complex series. कॉम्प्लेक्स नंबर की ये सीरीज चल रही थी और इसमें हमारा ये जो एपिसोड है ये एपिसोड नंबर 5 है। और इससे पहले हम लोग 4 एपिसोड कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोगों ने मॉड्यूलस फाइंड करना सीखा था, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें करी थी जैसे ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग इस एपिसोड में पता करेंगे कि आप लोग आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है और उसको फाइंड कैसे किया जाता है, और दूसरा जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूँ ना, तो अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो, जैसा हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके थे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है वो कोई नंबर वंबर नहीं होता, वो एक पॉइंट होता है। ये आपके मन का वहम है कि ये कोई नंबर होगा ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया था x प्लस आयोटा वाई। अब ये पॉइंट होगा तो पॉइंट इसको हम लोग बोल देते हैं कि इसका x कोमा एंड y ये पॉइंट होगा। ये आर्गेंट प्लेन में आपका लाई करेगा कहीं पे। सपोज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लाई कर रहा है ना, ये जेड पॉइंट लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x कोमा वाई, और ये हमारा रियल एक्सिस होगा एंड ये वाला एक्सिस जो है ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब अगर आप लोग z को ओरिजिन से मिला लोगे, ओरिजिन को मैं o बोल देता हूँ, तो z को अगर आप लोग ओरिजिन से मिला लोगे तो ये जो ओ जेड लेंथ है वो हमारी तो मॉड्यूलस कहलाती है। मॉड्यूलस को हम लोग मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। अब ये जो ओ जेड लाइन है ना, ये आपके रियल एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है ना, ये एंगल कितना बना रही है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। मतलब थीटा से ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट और कुछ नहीं, बस हमारा डायरेक्शन हमें बताता है कि जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है। वो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो है पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पॉइंट, वो रियल एक्सिस से कितने एंगल पे है ना। तो एक तो बात ये होगी कि आर्ग्यूमेंट हमें जो है ना वो डायरेक्शन शो करता है। सो आर्ग्यूमेंट शोज डायरेक्शन, ये हमें डायरेक्शन शो करता है। और दूसरी बात कि आर्ग्यूमेंट जो होता है और कुछ नहीं, बस एंगल बिटवीन ओ जेड एंड ये जो आपका कॉम्प्लेक्स पॉइंट को अगर आप लोग ओरिजिन से मिलाओगे तो ये जो एंगल बिटवीन ओ जेड हमारा क्या है, ओ जेड हमारा मैग्नीट्यूड है ना। तो एंगल बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंड रियल एक्सिस, ये जो है ना एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। अब ये आर्ग्यूमेंट है ना, जैसे ये वाला आर्ग्यूमेंट है, अगर आप लोग इसको वापस यूं रोटेट कर दोगे ये 2 पाई से, तो ये वापस यहाँ पे मिलेगा हमें। मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा 2 पाई प्लस भी थीटा होगा, ये भी एक आर्ग्यूमेंट होगा। तीसरा 4 पाई प्लस थीटा, ये भी एक आर्ग्यूमेंट होगा। और ऐसे करते करते ये 2n पाई प्लस थीटा, मतलब ये सारे के सारे है ना, ये सारे के सारे हमारे आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। पहला ये थीटा है, जीरो नहीं है बेटा, दिस इज आवर थीटा। सो ये जो सारे के सारे है ना वैल्यूज ऑफ एंगल्स, ये सारी की सारी हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है। फिर हम लोग यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो इन वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में लूँ, है ना, माइनस पाई से पाई के बीच में लूँ, तो ये हमें देगा लीस्ट, सॉरी नॉट लीस्ट, ये हमें देगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और यही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसको ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो लिमिट है ना ये कैसे आई, इसके बारे में समझते हैं। अगर कोई भी आपका ऐसे सपोज करो कि ये हमारा एक आर्गेंट प्लेन है जिसमें यहाँ पे रियल एक्सिस होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट अगर पॉजिटिव है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट जो है ना वो पॉजिटिव है,
एंड इमेजनरी पार्ट जो है वो 0 है। लेट सपोज कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है 2 + 0 आयोटा, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3, 0, ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट आ जाएगा। अब इसका एंगल इसके साथ में कितना बन रहा है, मतलब रियल एक्सिस के साथ में, तो रियल एक्सिस के साथ में इसका एंगल तो 0 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू हमारे पास में 0 आ गई, नॉट मिनिमम वैल्यू बट ये वैल्यू जो है वो हमारे पास में 0 आ गई। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर ये -3, 0 आ जाता पॉइंट, तो ये यहाँ पे लाई करता, तो आप लोग इसका एंगल जो है ना वो ऐसे मेज़र करते, ना कि ऐसे, मतलब उल्टा तो नहीं करते ना मेज़र, इसका एंगल आप लोग ऐसे मेज़र करते, तो इसकी वैल्यू आप लोग पाई, मतलब पाई जो है वो यहाँ पे आ सकता है हमारे पास में, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मिनिमम की वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ से ऐसे मापने जाओगे, ठीक है ना, जब तक ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी, जैसे सपोज यहाँ पे आ गया कोई जेड, है ना, तब तक ये माइनस के पाई से छोटी रहेगी। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव रियल एक्सिस पे आ गया, तो इसका एंगल आप लोग ऐसा मापोगे, एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मापोगे तो ये एंगल आ जाएगा पाई, जबकि -पाई नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है ना वो -पाई से पाई के बीच में लाई करेगी, है ना। और इसी थीटा की वैल्यू को जो -पाई से पाई के बीच में लाई करेगी, इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप कि तुम लोगों को। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आर्ग्यूमेंट के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का। जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बता रहा हूँ, उसको एक बार आप लोग याद भी कर लेना और समझ भी लेना। इसमें सबसे पहला काम होता है कि आप लोग पहचानो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ना। चेक इन विच क्वाड्रेंट, इसको मैं क्वाड्रेंट बोल देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज लाइंग। लाइन की स्पेलिंग देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस आर्गेंड में आपकी लाई कर रही है ना। इतना देखने के बाद में अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो हम लोग सीधा बोल देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड ऑफ y/x। अब ये मोड मैंने क्यों लिया, ये जस्ट मैं आगे थोड़ा सा बता दूंगा आपको। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कुछ ऐसा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रही होगी, और यहाँ पे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी तो ये एंगल जो है वो थीटा बना रही थी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे लाई करेगी, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तब उस समय हमारे पास में जो आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा वो आएगा पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y/x। अभी यहाँ पे मोड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड, वो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेफरेंस में, नॉट रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कोई भी नंबर जो है उसको हम लोग पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे, फिर उसके बाद में उसके हिसाब से हम लोग इसका आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास में होता है -पाई प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ y/x। इसका जस्ट सेकंड क्वाड्रेंट का जस्ट उल्टा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का जस्ट नेगेटिव, वो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में काम आ जाता है आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में सीधा हम लोग ऐसा लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नेगेटिव माइनस का tan इनवर्स मोड y/x, है ना। अब ये यहाँ पे मैंने tan इनवर्स भी लिखा है, इसके अंदर y/x भी लिखा है ना, ये कैसे आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज ये हमारा आर्गेंट प्लेन है और यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स पॉइंट लाई कर रहा है x, y, तो हम लोग इसको अगर ओरिजिन से मिलाएंगे, और ओरिजिन से मिलाने के बाद में ये हमारा एंगल थीटा है, तो इसको मैं एक ऐसे ट्राइंगल में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा जिसका ये एंगल होगा 90 डिग्री, और ये वाली लेंथ हमारे पास में x निकल के आएगी, और ये वाली लेंथ जो है वो y निकल के आएगी। अब अगर हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो हम लोग बोलते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये हमें नाउन है, परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना है x,
तो हमारे पास में थीटा निकल के आएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। अब यहाँ पे हमने मोड इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के रेफरेंस में बाकी वाले सारे के जो आर्ग्यूमेंट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर को लाने के लिए आप लोग जो नंबर होगा उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने यहाँ पे मोड लगा लिया, फिर उसके रेफरेंस में हम लोगों ने जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उस क्वाड्रेंट में हमने इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लिया, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इस पर सिंपल, और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उसको हम लोग नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। अभी मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आपको जनरल एक आइडिया दूंगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि भाई जीरो जो है ना, जीरो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कि जीरो का आर्ग्यूमेंट कैसा होगा। अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि भाई जो जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, है ना, आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका आर्ग्यूमेंट जो है ना वो अनडिफाइंड होता है, इसका आर्ग्यूमेंट अनडिफाइंड रहता है। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग बात करें, अगर कोई पॉजिटिव रियल एक्सिस पे नंबर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव रियल एक्सिस या फिर पॉजिटिव रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है ना, जिसका इमेजनरी पार्ट जो है वो जीरो है ना। हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं पॉजिटिव रियल, सॉरी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इनका आर्ग्यूमेंट कैसा होगा। अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन कर लूं तो भाई पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर की बात करूं तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये कि रियल एक्सिस पे लाई करेगा। अब ये रियल एक्सिस पे कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे, क्योंकि ये पॉजिटिव दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लाई करेगा। तो इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट मतलब बोले तो रियल एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, है ना। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट दे देगा, आर्ग्यूमेंट इज 0। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि भाई नेगेटिव रियल, सॉरी प्योरली रियल लिख लेना यहाँ पे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट कैसा होगा। तो अगर नेगेटिव की बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा तो आप लोग एंगल ये वाला मेजर करोगे विच इज इक्वल टू पाई, तो ये हमारे पास में पाई निकल के आएगा। अच्छा, वैसे ही अगर मैं आगे थोड़ी सी और बात कर लूँ, जैसे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव बोलना थोड़ा अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि प्योरली इमेजनरी नंबर है कोई, प्योरली इमेजनरी नंबर विच इज लाइज ऑन, विच लाई ऑन, ये स्पेलिंग देख लेना आप लोग, लाई ऑन पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस, तो इसका आर्ग्यूमेंट कैसा होगा। इसका आर्ग्यूमेंट मतलब ये आपका यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, पॉजिटिव वाला तो ऊपर होगा ना, तो यहाँ पे लाई करेगा तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल तो हमारे पास में पाई बाई 2 है, इसका हमारे पास में आर्ग्यूमेंट आ जाएगा पाई बाई 2। अच्छा, वैसे ही अगर मैं प्योरली इमेजनरी नंबर की बात करूँ जो नेगेटिव इमेजनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा एंगल, तो उसके लिए हमारे पास में ये एंगल जो है ये माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये तो हमने मतलब किस एक्सिस पे कौन सा नंबर लाई करेगा उसके हिसाब से हमने यहाँ पे उसका आर्ग्यूमेंट चेक किया है कि उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है कि मिनिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ना। तो मिनिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ये वर्ड यूज होता है कई बार, मिनिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अब ये जो मिनिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है ना, ये और कुछ नहीं होता, बस आप लोगों को आर्ग्यूमेंट की वो वैल्यू बतानी जो मिनिमम हो एंड उसके साथ साथ पॉजिटिव हो। तो उसके लिए हमारे पास में एंगल निकल के आ जाएगा, सॉरी जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो आएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। और जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इससे बाहर आने वाली वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, है ना। ऑब्वियसली बात है कि ग्रेटर देन 0 होगा तभी जाके पॉजिटिव होगा। तो उस समय हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब हम लोगों को मिनिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट वर्ड सुनाई दे और उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो हम लोग tan इनवर्स y बाई एक्स जो है इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस है तुम लोगों से
एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फाइंड दी आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नीचे दे रखी है। और जनरली ऐसे आर्ग्यूमेंट वर्ड का यूज़ करें ना, तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे ना, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की जनरली ये बात करेगा। और अगर आप ये एम्पलीट्यूड वर्ड का यूज़ करें तब भी ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेगा, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वर्ड का यूज़ करें तब भी ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की ही बात करेगा। जब तक ये मिनिमम आर्ग्यूमेंट, मिनिमम पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की बात ना करें ना, तब तक ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की ही बात करेगा। तो हमें फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दे रखी है। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लूँ 1 प्लस रूट 3 आयोटा, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ -1 प्लस रूट 3 आयोटा, एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ -1 माइनस रूट 3 आयोटा, एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास में 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके हम लोगों को आर्ग्यूमेंट निकालने हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूँ तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो फर्स्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसका हमें वैल्यू दे रखा है 1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो इसमें x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। और जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो उसका आर्ग्यूमेंट जो होता है ना, वो हमारे पास में निकल के आता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स कर लो या y बाई एक्स कर लो ना। तो ये आ जाएगा रूट 3 बाई 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 3 है ना। तो tan की कौन सी वैल्यू जो होती है, tan के थीटा की कौन सी वैल्यू जो होती है जिसके लिए tan थीटा जो है वो रूट 3 मिल जाए, सीधी सी बात है ना, पाई बाई 3 होगी। अगर यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ तो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखी है विच इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i। अब ये यहाँ पे रियल एक्सिस नेगेटिव हो गया, मतलब रियल जो नंबर है वो नेगेटिव हो गया और इमेजनरी नंबर है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग आर्गेन प्लान बनाएंगे तो ये नंबर यहाँ पे लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिए अबे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कि जो आर्ग्यूमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है पाई माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पे पाई तो एज इट इज रह जाएगा और tan इनवर्स मोड y बाई एक्स करोगे तो वो आ जाएगा पाई बाई 3, क्योंकि रूट 3 बाई 1 आएगा जिसको हम लोग पाई बाई 3 बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 3। तो पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये हमारे पास में सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अगर हम लोग थर्ड वाली कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, थर्ड वाली कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखी है -1 माइनस का रूट 3i। अब इसको पहचानो ये कौन से क्वाड्रेंट में। तो ये हमारी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास में रियल जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी माइनस है और इमेजनरी पार्ट है वो भी माइनस है। इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी कहीं यहाँ पे, है ना। तो अगर ये यहाँ पे आ गई तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स, ये प्लस है। तो जैसे ही आप लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे, अब ये tan इनवर्स मोड रूट 3 बाई 2, इसकी वैल्यू तो पाई बाई 3 ही होगी। तो यहाँ पे होगा माइनस पाई प्लस पाई बाई 3 विच इज इक्वल टू माइनस का 2 पाई बाई 3 ना। ये हमारी थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, सॉरी फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो उसके लिए हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है 1 माइनस रूट 3i, है ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो इसका सिंपली फर्स्ट का नेगेटिव कर दो तो ये माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम है, ऑलमोस्ट सेम है इसमें जो भी हमने लिए। तो ये हमारे पास में आर्ग्यूमेंट्स निकल के आएंगे। ये फंडा होता है कि आप लोग आर्ग्यूमेंट्स कैसे फाइंड करते हो। और कुछ और बातें बतानी है मेरे को। ये जो आर्ग्यूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग ऑफ ARG ऑफ Z। इसका मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, इसको इस वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। और फिर हमने बात करी जिस क्वाड्रेंट में होगा तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला यूज होगा। सो ये तो थी कि आर्ग्यूमेंट की कैसे वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी। एक और क्वेश्चन करते हैं चलो। और मेरे पास में एक क्वेश्चन है Z इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा और प्लस आयोटा
कोस अल्फा, है ना, ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है। देन माय क्वेश्चन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, पहले तो ये बता देता हूँ कि यहाँ पे साइन जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, और यहाँ पे मैं अल्फा की ऐसे एक वैल्यू लेता हूँ कि अल्फा जो है वो हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये जो नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रियल पार्ट है वो भी पॉजिटिव मिलेगा एंड इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली वर्ड यूज कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। अब ये जो y क्या होता है, y इमेजनरी पार्ट होता है ना, तो इमेजनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, कोस अल्फा। सो कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा, ये हमारा हो जाएगा। इसको अगर हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो कोस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं, पहले 1 माइनस साइन अल्फा के बारे में सोचते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 माइनस साइन अल्फा के बारे में, तो ये 1 माइनस साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, है ना। और यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका तो सिंपली फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा 1 माइनस साइन अल्फा बाई 2 जो है ये हमारा बन गया कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे दूसरा लिखो कि साइन अल्फा बाई 2 माइनस कोस अल्फा बाई लिखो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये अंदर वाला ले रहा हूँ, बाकी tan इनवर्स बाहर चल रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, अच्छा कोस 2 अल्फा का अगर यहाँ पे 2 अल्फा होता तो उसको हम लोग लिख सकते थे कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये अगर अल्फा है तो हम लोग इसका एंगल हाफ कर देंगे, बोले तो कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ऊपर वाला हमारा बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो नीचे देखो जरा, ये ऊपर बनेगा कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। अब ये माइनस वाला है, नीचे वाले से एक बार कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास में ये निकल के आएगा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। अच्छा ये हम लोग बात करते हैं, इसकी थोड़ी सी आगे बात करते हैं। इसके आगे हम लोगों ने tan इनवर्स भी लगाया हुआ है। सो tan इनवर्स अंदर लिखा हुआ है कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, ये अंदर हमारे पास में ऐसा निकल के आया था। और इसके नीचे है कोस अल्फा बाई 2 माइनस का साइन अल्फा बाई 2, ये ऐसा है। अच्छा अगर मैं ऊपर और नीचे से कोस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लेता हूं तो ये हमारे पास में निकल के आएगा tan इनवर्स कोस अल्फा बाई 2। ऊपर और नीचे से कॉमन लूंगा तो वो तो कट जाएगा आपस में, क्योंकि ऊपर भी कोस अल्फा बाई 2 आएगा, नीचे भी कोस अल्फा बाई 2 आएगा। तो अगर कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कॉमन लिया तो इधर 1 बच जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2 विच इज tan अल्फा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि ये 1 है इसको हम लोग पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है ना, tan पाई बाई 4 इसकी जगह मैं अगर tan पाई बाई 4 लिखूंगा तो यहाँ पे भी मैं इंटू 1 कर सकता हूँ ना, कुछ नहीं है तो इंटू 1 करके यहाँ पे पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। तो ये tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस बी का होता है ना। तो tan a यहाँ पे क्या है पाई बाई 4 और b क्या है अल्फा बाई 2, तो ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। अब ये इनवर्स के अंदर tan है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास में सिंपली आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ये हमारे पास में आर्ग्यूमेंट निकल के आएगा। सो आई होप कि ये चीज़ तुम लोगों को संतुष्टि देगी समझने में इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट हमारा टर्म यूज़ होती है कॉन्जुगेट। आर्ग्यूमेंट के बारे में ऑलमोस्ट जितना हमें नॉलेज होना चाहिए उतनी हमने बात कर ली।
इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में अभी तक हमने छेड़खानी नहीं की है, इसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोज़ में उनके बारे में छेड़खानी करेंगे और देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या रहती है। और नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कॉन्जुगेट के बारे में। तो कॉन्जुगेट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या होता है, तो अगर हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो, तो बचपन में हम लोगों ने देखा था कि जैसे 1 + √3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है, तो दूसरा रूट जस्ट इसका कॉन्जुगेट होगा। हमने बोला था कि 1 - √3 होगा। वैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वर्ड का यूज़ करते हैं कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का सिंपली मतलब ये होता है कि आपको इमेजनरी पार्ट का है ना साइन चेंज कर लेना है। अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लिख लो, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिख लो। उसके बाद में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी वो और कुछ नहीं, बस कॉन्जुगेट ऑफ जेड होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉन्जुगेट इसका बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम लोग बोलते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना जेड के ऊपर ऐसे एक डंडी बना लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेड बार या फिर जेड कॉन्जुगेट। ये रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ कॉन्जुगेट का ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट। अगर आपको जेड दे रखा है तो जेड कॉन्जुगेट जो है वो ऐसा रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका हमारे पास में जेड कॉन्जुगेट निकल के आएगा x - i/y। ये हमारा जेड कॉन्जुगेट निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सिंपली मीनिंग होता है कि इसका जेड कॉन्जुगेट आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो जो कि प्योरली रियल हो, प्योरली रियल, यहाँ पे z है ना, प्योरली रियल है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि z = जेड कॉन्जुगेट होगा। अब ये कैसे बोला सोचो जरा। अगर z एक प्योरली रियल है, इसका मतलब है कि उसमें इमेजनरी पार्ट तो जीरो है, सिर्फ हम लोग साइन किसका चेंज करते हैं कॉन्जुगेट तक जाने के लिए, इमेजनरी पार्ट का। तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो जीरो के आगे साइन चेंज करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रियल पार्ट के आगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो अगर हमारे पास में z जो है वो प्योरली इमेजनरी है, ये कई बार क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा कि ये टर्म जो है ये प्योरली रियल है या फिर ये एक्सप्रेशन जो है ये प्योरली इमेजनरी है, तब आप लोगों को ये छोटी छोटी बातें है ना ये ध्यान में रखनी होगी। ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल के या गॉड लेवल के क्वेश्चंस को चुटकियों में सोल्व कर देते हैं ये प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज को तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, इस पर हम लोग डोंट वरी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर z एक प्योरली इमेजनरी होगा तो उस समय z = माइनस का z कॉन्जुगेट होगा, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि ये माइनस का z कॉन्जुगेट निकल के आएगा। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि z + z कॉन्जुगेट है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, मतलब z जो है ना तो प्योरली इमेजनरी है ना प्योरली रियल है, z जो है वो z है, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो है ये जनरली हमारा पास में निकल के आता है 2 × रियल पार्ट ऑफ z। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर याद करना चाहो तो बहुत काम बहुत जगह यूज आएगी। और अगर मैं सेकेंडली बात करूं, जैसे z - z कॉन्जुगेट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z, मतलब 2 × इमेजनरी पार्ट ऑफ z × आयोटा। तो ये हमारे पास में निकल के आएगा। ये छोटी छोटी दो प्रॉपर्टीज है, ये एक, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी। ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि भाई जो z × z कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होगा, है ना, मेरा क्वेश्चन ये है। तो अगर यहाँ पे मैं z की वैल्यू पुट करूँ तो z हमारा सिंपली x + i/y था और z कॉन्जुगेट जो था वो हमारा x - i/y था। अब ये बन गया a + b और ये बन गया a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b², बोले तो x² माइनस का आयोटा y²। तो ये निकल के आएगा x² और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x² + y²। अब ये जो वैल्यू होती है ना ये हमारी मोड z के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि z बार जो है वो हमारा मोड z का स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हो गई। और इसके अलावा एक और बात कर लेता हूँ मैं, अगर यूनिमोड्यूलर वर्ड का यूज़ किया जाता है ना, कई बार यूनिमोड्यूलर वर्ड ये आपने सुना होगा कि
कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूनिमोड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको मोड z जो है ना वो 1 दे रखा है। अब आप लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जो हमने पिछली पढ़ी है, ये वाली प्रॉपर्टी। आप लोग यहाँ पे ये बोल सकते हो कि z z कॉन्जुगेट जो है ना वो 1 होगा। इसका मतलब ये होगा z एंड z कॉन्जुगेट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, है ना। तो उस समय z एंड z कॉन्जुगेट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इस प्रॉपर्टी का हम लोग कई जगह यूज करेंगे और बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हम लोग बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर लेंगे अगर ये प्रॉपर्टी एकदम याद आ गई तो। मेनली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अगर z एक प्योरली रियल है तो ये वाली, z एक प्योरली इमेजनरी है तो ये वाली, इसका और इसका ज़्यादा यूज कहीं होगा नहीं, बट हाँ तुम्हें याद तो रखनी है। और तीसरी ये वाली z z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मोड z का स्क्वायर, है ना। या तो ये कर लो या फिर इसको, ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने देखा है कि z जो है वो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को। कॉम्प्लेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं मोड z की बात करूं तो ये आर्गेंट प्लेन में कहाँ पे लाई करेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने एज्यूम कर लिया ये है 2 + 3 आयोटा, z जो है वो हमने एज्यूम कर लिया 2 + 3 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास में निकल के आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, ऐसा निकल के आएगा ना। तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा 2, -3। अब रियल एक्सिस पे 2, मतलब इसका मतलब है कि इस लाइन पे पूरी पे हमें 2 मिलेगा और इसकी वैल्यू y की, सॉरी जो इमेजनरी पार्ट है उसकी वैल्यू -3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट कहीं पे होगा, ये होगा 2, -3। तो अगर आपका z यहाँ पे लाई कर रहा है तो z कॉन्जुगेट जस्ट उससे परपेंडिकुलर एकदम नीचे, है ना, 180 डिग्री भी बोल सकते हो आपको, इन दोनों के बीच में इस पूरी लाइन पे ये आपका 180 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ये वाला पूरा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि z से जस्ट 180 डिग्री नीचे हमारा z कॉन्जुगेट लाई करता है। अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो z कॉन्जुगेट फोर्थ में, अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो z कॉन्जुगेट थर्ड में, और वाइस वर्सा भी होगा इसका। तो ये आपकी कुछ छोटी मोटी बातें हो गई अबाउट दी कॉन्जुगेट एंड आर्ग्यूमेंट। आई होप कि ये तुम लोगों को बातें समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट दी क्वेश्चंस एंड उसके बाद में हम लोग ये सीरीज़ को पूरा करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। आई होप कि अगर तुम लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार वॉच कर लेना। सो थैंक यू।